और नीतीश बाबू को बाय बाय करना। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम स्टूडियो में किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो या तो संपादक नमन मिश्रा जी होते हैं या फिर सनी शर्मा लेते हैं, लेकिन आज मैं खुद मौजूद हूँ। इसके पीछे बिहार की राजनीति के वो स्तंभ हमारे साथ हैं जिनके साथ मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी बात करने का, क्योंकि वर्तमान जो बिहार की राजनीति है उस पर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। इनका खास परिचय है कि अपने नाम से ज़्यादा ये नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, जिस तरह से लालू प्रसाद का नाम लेते हैं आप, सुशील मोदी का नाम लेते हैं, उनसे भी, या ललन सिंह का आप नाम रख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का नाम रख लीजिए, उन सबसे सीनियर हैं। और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में स्थापित करने वालों में से इनका भी नाम बड़ी ऊपर लिया जाता है। सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान जो बिहार की राजनीति है उसमें आप जो राजनीति की शुरुआत कर रहे थे और अभी में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बदलाव क्या है, क्योंकि नई पीढ़ी जानना चाहती है ये कि तब नीतीश जी क्या थे, आज नीतीश जी क्या है और बिहार कितना बदला है। काफ़ी बदलाव आया है जी। आम लोगों के मन मानसिकता, देश की राजनीतिक हालात और बिहार के अंदर जो कुछ परिस्थितियां हैं और सामाजिक तोड़ जोड़ के आधार पर जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है जी। उसका असर सीधे बिहार की राजनीति पर है। जाहिर बात है कि बिहार के मुखिया 17 वर्षों से करीब करीब हैं काबिज सत्ता पर। जब सत्ता की कुर्सी का बागडोर उन्होंने संभाला था तब में और आज में कोई तुलना नहीं है। ना ही नीतीश कुमार के सोच में, क्रियाकलाप में, आचार विचार व्यवहार में, बल्कि जो बिहार के जो विकास के मुद्दे थे जी। भ्रष्टाचार के जो सवाल थे जी। कानून का राज स्थापित करने का जो सवाल था जी। और जो फंडामेंटल जो मौलिक आवश्यकताएं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी बातों पर अगर हम गौर करते हैं तो नतीजा ढाक के 3 बात है जी। बल्कि और हम पीछे गए हैं। जी। एक नज़र में कुछ बात लगता है कि सड़क बन गया है, बिजली है, लेकिन सड़क बनी, बिजली बनी, देश और दुनिया में जो कुछ हुआ जी। क्या हम उस गति से बढ़े हैं? हमारी जो आवश्यकताएं थी या जो बिहार की जनता जिन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति चाहती थी उस दिशा में कोई कदम बढ़ा है? हमको ऐसा लगता है कि अगर ऑन दी होल अगर हम सोचेंगे तो राजनीतिक मूल्यों का भी क्षरण हो गया। जी। अब कौन क्या बोलता है असेंबली में, मुख्य विरोधी दल का नेता के साथ मुख्यमंत्री नेता का क्या सलूक होता सो सबने देखा। स्पीकर के साथ जो सलूक हुआ उसको लोगों ने देखा। और फिर पार्टी के अंदर भी आरसीपी ऐसे लोग जी। जिनके बारे में लोग कहता था कि बहैसियत उनका पीएस बरसों बरस से सेवा नहीं करते रहे हैं बल्कि उनको दिशा का ज्ञान कराते रहे हैं। जी। जी। और आज उनसे भी वो अलग हो गए। तो कब किनको अंगीकार करेंगे, कब किनका परित्याग करेंगे? नीतीश बाबू लगता है उम्र के साथ साथ अब राजनीतिक ढलान पर है और फिर भाजपाइयों के साथ इनका जो तालमेल है जी। हमको लगता है मौका परस्ती है। ऐसे मौका परस्ती तो क्लियर है। नीतीश बाबू सत्ता के खेल में माहिर हैं। माहिर क्या कहा जाएगा, अति महत्वाकांक्षी हैं, मतलब समझौतावादी हैं। समझौतावादी अपने कुर्सी के लिए, जी। जी। देश के लिए, राज्य के हित के लिए, जनमानस के लिए समझौतावादी होते तब एक बात होती, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है। सतीश जी, सबसे बड़ी बात है कि हम पिछली बातों को याद नहीं करेंगे। पिछली बातें भारत लाइव के दर्शक भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं कि आप कहाँ थे, क्या थे, किस तरह से आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, उस मीटिंग में आपने नीतीश कुमार को हीरो बनाया। ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं। अभी वर्तमान जो राजनीति है, आपने राज सीपी सिंह का नाम लिया, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में है
हम इसको कहें कि जिस तरह से के लोगों से घिरे हुए हैं, क्या वो बिहार के विकास की तरफ ले जा सकते हैं या फिर बिहार और पिछड़ रहा है? इसके लिए क्या करना पड़ सकता है? नहीं, हमारी सोच है कि अब और ज़्यादा दिन बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है जी। अगर बिहार की जनता और बर्दाश्त किया तो 33 वर्षों से सामाजिक न्याय के नाम पर दुहाई हो दी जा रही है, रहनुमाई की जा रही है, चाहे लालू जी के हों, सुपुत्र हों, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे नीतीश बाबू हों। लेकिन 33 वर्षों में जो मौलिक सवाल है, जैसे कल कारखाना का विकास, हमको लगता है कि इस 33 वर्षों में कल कारखाना केवड़ खाना बन गया, लोगों से रोजगार छीन गया। चाहे वो बरौनी का तेल शोधक हो, बरौनी में सिंदरी कारखाना हो, चाहे अन्य कारखाने हो, मुजफ्फरपुर में दवा का कारखाना हो, आपको इसी तरह से सिल्क उद्योग वहाँ भागलपुर में हो, और उत्तरी बिहार में 32-34 चीनी मिल, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था पिछले चुनाव में कि हम आएंगे तो इस बार यहीं के चीनी का चाय पिएंगे। जी, आ रहे हैं 12 तारीख को। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, अब दोनों, हमको लगता है कि दोनों वादा करने वाले लोग हैं जी। लोगों को करोड़ों रोजगार देंगे, किसानों के पैदावार का मूल्य का कीमत देंगे, नारी सशक्तिकरण करेंगे, उद्योगों का जाल लगाएंगे, तरह तरह की बात उन्होंने कहा था। और सबका 56 इंच का सीना है, यह करेंगे वह करेंगे। देश के अंदर सांप्रदायिक 56 इंच का सीना का क्या मतलब है? अगर नेता का 56 इंच का सीना है तो उसको यह देखना है कि देश के अंदर जो संविधान है, संविधान संबद्ध देश चल रहा है कि नहीं, सबों का कल्याण हो रहा है कि नहीं, सबों के साथ न्यायिक विचारधारा लागू की जा रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो संविधान खतरे में है। अब संविधान में भी अगर टिप्पणी आप देखेंगे सरकार के क्रियाकलाप पर, कभी अच्छा लगाता है, कभी झपसा लगाता है, तो सारे महकमों में संविधान के जो वेत्ता हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, और इस तरह की टिप्पणियां आ रही है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका क्षरण हुआ है। हाँ, क्षरण हुआ है। और क्षरण यहाँ तक हुआ है कि देश का जो सतरंगी चुनरी है, वह भारत माता की सतरंगी चुनरी आज खतरे में है। गांधी जमनी तहजीब भी खतरे में है। धर्म के आड़ में देश को बांटने की साजिश की जा रही है। हमको ऐसा लगता है देश कमजोर होता चला जा रहा है। चाहे सीमा के पार के दुश्मनों को आप देखिए, या अंदर के आतंकवादी उग्रवादी संगठनों को देखिए, उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। वित्तीय हालात और बहुत खराब होते जा रहा है। और अगर आप देखेंगे रुपया का कितना मूल्यन हुआ, कितना मूल्यन हुआ, 78 रुपये हो गया है डॉलर का कीमत। तो आप आम लोग नहीं जानते, लेकिन मुद्रास्फीति का दर घटता बढ़ता है जिस तरह से, शेयर बाजार की जो स्थिति कभी उछलता है कभी गिरता है, और फिर मूल्यों की राजनीति भी किस तरह से हुआ चरण, कभी गोवा में हुआ, कभी मध्य प्रदेश में हुआ, अभी महाराष्ट्र में हुआ। तो अगर देखेंगे तो मिला जुलाकर मोदी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, व्यक्तिवादी तौर तरीके से हम लोग तो यही जानते थे कि दक्षिणपंथी ताकत, जब देश के अंदर राइट इलेक्ट्रॉनिक का ताकत जब सत्ता पर काबिल हो जाता है तो बिना ब्लड शेड के परिवर्तन नहीं होता। आज वही स्थिति लग रही है। आम जन बोल नहीं रहा, देश की राष्ट्रीय संपत्ति परिसंपत्तियां व्यक्तिगत घरानों को दिया जा रहा है। आज टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, थापर, अंबानी, अदनानी, इस तरह के जो लोग हैं, मुट्ठी भर लोगों के पास 90% देश का संपत्ति केंद्रित होते जा रहा है। सतीश जी, आपने ये सारी बातें बताई और इसमें से बहुत सारी बातें लोग जानते भी हैं। आपसे जानना चाहेगा बिहार और बिहार के युवा जो राजनीति कर रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान बिहार जो है उसको कैसे बदला जा सकता है और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में युवाओं ने कितना ज़्यादा जोश दिखाया। हालांकि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान भी हुआ, इसको लेकर के भाजपा और जदयू के बीच में टसन भी हुआ। हम अग्निपथ की बात कर रहे हैं। अग्निपथ एक ऐसी योजना आई जिसमें युवा काफ़ी आक्रोशित हुए। क्या ये आक्रोश वर्तमान सरकार के प्रति है, और इस आक्रोश को यदि सही दिशा में भेजा जाए तो आपके जैसे अनुभवी लोग किस दिशा में भेजना चाहेंगे? नहीं, जाहिर बात है, युवाओं का पीड़ा और गुस्सा, पीड़ा और गुस्सा दो शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने देखा इसके पहले भी, अभी जो अग्निपथ वाला हुआ, इसके पहले भी बिहार के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी, और हमारे आरआरबी वाले मामले पे, हाँ, वो कोई साधारण घटना नहीं। जी बिल्कुल। लाखों लोग
का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सवाल क्या था? सवाल जवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ था, उसके पेट से जुड़ा हुआ था। और यह हम कह सकते हैं कि अगर लाखों करोड़ नौजवान कहता है कि हमारा हाथ खाली है, तो जाहिर बात है बिहार और देश का विकास का रास्ता अवरुद्ध। और रक्षा सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। रक्षा सुरक्षा। और अभी अग्निपथ का जहां तक सवाल है, यह तो सवाल इतना वाइटल सवाल है कि सुरक्षा के मामले में भी सेंध हमारी की जा रही है। 4 वर्ष के अंदर नहीं, 4 वर्ष से ज्यादा तो ट्रेनिंग करवाया जाता है एक कुशल सैनिक के लिए जो सीमा की रक्षा करता है। दुश्मनों के चारों, तो हमारे देश के सरहद के चारों तरफ जो दुश्मन का आकार प्रकार है, उनका जो लड़ने का भिड़ने का तरीका है, 4 महीने के अंदर ट्रेनिंग देंगे, लड़ा लेंगे, रिटायर कर देंगे। इससे देश के सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होगा। और जहां तक रोजगार का सवाल है, हम समझते उसी का पैसा काट करके 20 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। ये सब बहानेबाजी है। किसानों के साथ आपने देखा गलत कानून सरकार ने लाया, नीतीश कुमार ने साथ दिया। उसी तरह से नोटबंदी के सवाल पर औने पौने में इन्होंने तुरंत घोषणा किया कि केंद्र सरकार की नीति सही है। उसी तरह से जीएसटी के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ता चला जा रहा है, टैक्स जो वसूली का दर है, बिहार का दर सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है। उसी तरह से आप देखे हुए कि जब कोरोना आया तो बिहार बदनाम हो गया पूरे दुनिया के अंदर। यहाँ का लोग पैदल 1400 किलोमीटर 1200 किलोमीटर चल रहा था। बच्चे दम तोड़ रहे थे पानी का अभाव में, दूध के अभाव में, चॉकलेट के अभाव में। और यहाँ की सरकार जिसका करोड़ों लोग पलायन किया था, बार बार कहता था कि हम पलायन रोक देंगे, बिहार का माटी का तपूत माटी में काम करेगा और अपने घर में। लेकिन उस समय पता चल गया कि बिहार कहाँ है, नीतीश जी कहाँ खड़े हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बिहार में बदलाव अति आवश्यक है। सतीश जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, हालांकि सवालों का फहरिस्त कभी कम नहीं होता है। वर्तमान परिस्थिति में आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गुट में हैं, आपका अनुभव है और चिराग पासवान लगातार प्रगति भी कर रहे हैं। आपके अनुभव को चिराग पासवान को किस तरह से प्रयोग करना चाहिए? और फिर नए लोगों की बात कर रहे हैं, जो राजनीति में नए लोग आए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? और चिराग को अगर सबसे एक बात बतानी हो जिसको लेकर के बिहार की राजनीति पे जितना वो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि बिहार की माटी का सपूत है चिराग पासवान जी, और बिहार आज जल रहा है जी। जल रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा चौपट हो गई। बाबा अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो जी, और उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध जैसा है जी। और शिक्षा यहाँ अपने बिहार में इतना चौपट हुआ कि आज भी 2 लाख से ज़्यादा प्राइमरी टीचर का पद खाली है जी। पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में जी, आपको हैरानी होगी कि पीजी का आधा भी टीचर नहीं मौजूद नहीं है। कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर न टीचर है और न डॉक्टर है, न नर्स है, न व्यवस्था है, न व्यवस्था है। मतलब स्वास्थ्य सेवा भी मरघट हो गया है। किसानों का 3 गो यहाँ कृषि रोड मैप आया। क्या था उसका उद्देश्य? उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को राहत पहुंचाना। कितना राहत पहुंचा? 17 वर्ष से काबिज है नीतीश बाबू। 17 वर्ष में एक वर्ष आप बता दिए कि जिस साल अरबों खरबों का बिहार को बाढ़ से नुकसान नहीं हुआ, सुखाड़ से नुकसान। यानी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की जो भी संभावनाएं हैं उसी से बिहार बच सकता है जी। नहीं, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि कितना व्यवहारिक है जी कि प्रत्येक साल बाढ़ आती है। आप 42 मैंने आज़ादी के बाद 162 किलोमीटर मात्र बांध था जी। तब 6 लाख हेक्टेयर जमीन में बाढ़ आता था। इंजीनियर साहब के राज में लगभग 7600 किलोमीटर बांध बन गया जी। लेकिन सुनकर हैरानी होगी कि उससे 10 गुना ज्यादा भूभाग में बाढ़ का पानी 3 बार यहाँ काम होता है। नीतीश बाबू भ्रष्टाचार उन्मूलन करते हैं। जब बाढ़ आने वाला है तब पैसा खर्च होगा, बाढ़ आ गया तब पैसा खर्च होगा, और जब बाढ़ चला गया तब पैसा। तो प्रति वर्ष कम से कम 3000 से 6000 करोड़ रुपया राहत कार्य में चलाया जाता है।
सच्चाई है कि पैसे का बंदरबाट होता है। अगर नहीं होता है तो बाढ़ की स्थिति सुधरने के बजाय क्यों खराब होती जा रही है। आज देखिए आज सुखाड़ की स्थिति है, कहाँ है नेता लोग, कहाँ इनका प्लान है, कहाँ एग्जीक्यूटिव और एसी और चीफ इंजीनियर है सिंचाई विभाग का, क्या कर रहा है। श्री बाबू के ज़माने में 10,000 ट्यूबवेल लगा, आज 400 ट्यूबवेल भी कार्यरत नहीं, टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कारणों से सारा ट्यूबवेल बंद है। क्या कर रहे हैं आप, ये बना रहे हैं क्या, यहाँ महल बन रहा है, यहाँ हवाई जहाज बन रहा है, यहाँ सर्किट हाउस बन रहा है। लेकिन सच्चाई है कि एगो कहीं पानी का वितरणी नहीं बना, जलाशय नहीं बना, कल कारखाना नहीं बना, उद्योग नहीं लगा, लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसानों के पैदावार का कीमत नहीं मिला, चीनी मिल नहीं बना। तो हमारा कहना है अब तो चौपट कर दिया बिहार को नीतीश कुमार की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। इसलिए चिराग पासवान को चाहिए कि जन आंदोलन करे और जिनका चेहरा है, जो बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, जो बिहार के माता श्री को कुछ देना चाहते हैं, उनके बाल बच्चों को सुरक्षा देना चाहते हैं, उनको संघर्ष करके वैसे तमाम लोगों को साथ लाना चाहिए और बिना फिक्र किए हुए सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक न्याय की शक्तियों को एकताबद्ध करके मेहनत का आवाम का राज लाने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए। और जद्दोजहद कर भी रहे हैं और हमको लगता है हमारे ऐसे लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। इस आशा और भरी निगाह से हम नहीं, बिहार में ऐसे हजारों लाखों नौजवान हैं जो परिवर्तन चाहते हैं और चिराग जी को देख रहे हैं। चिराग पर अभी कोई दाग नहीं लगा है, चिराग करना चाहता है और बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया है। हमको लगता है उन्हीं नारों के बुनियाद पर अच्छे अच्छे लोगों को जोड़कर जो काम करने वाला है उनको तरजीह देकर जनता से जोड़ना चाहिए, पार्टी संगठन बनना चाहिए, संगठन के बुनियाद पर संघर्ष के आधार पर अकेले दम पर एक नया विकल्प तैयार। मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या बिहार को परिवर्तन के रास्ते पर आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि बिहार बदलने वाला है, बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल किया जाना है? बिल्कुल, हमको लगता है कि जो नहीं बेदखल हो रहे हैं, देर हो रहा है, वो बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। चाहे जिम्मेवार जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे अन्य बुद्धिजीवी वर्ग हो, अब सबको सोचने की आवश्यकता है कि बिहार को अगर बचना है, देश को मजबूत होना है, तो निश्चित तौर पर बिहार के अपने पूर्वजों के अनुरूप काम करना होगा और नीतीश बाबू को बाय बाय करना होगा। आपने सतीश जी की सारी बातें सुन ली और इन बातों के आधार पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर युवा पीढ़ी देख रही है तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को चाहिए, और ख़ास करके जिन लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए एक वरदान स्वरूप है, क्योंकि राजनीति में इन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया है और इस पड़ाव पर भी बिहार के विकास और युवाओं की सोच रखने वाले ऐसे नेताओं की बिहार को ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि इस तरह से पुनः आपसे इनका सामना करवाएं और इनकी बातों से आपको रूबरू कराएं। आज के लिए यहीं, फिर कल किसी नए लोगों से मुलाकात होगी और यह सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।